हेलो स्टूडेंट्स। ग्रेविटेशन के अंदर अब तक हम 3 सेशन देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने ग्रेविटेशन फोर्स, उसका वेक्टर फॉर्म, इसके अलावा उसका सुपरपोजिशन लॉ और रिलेशन देखे हैं। इसके अलावा हमने ग्रेविटेशन फील्ड और फील्ड इंटेंसिटी वो भी डिस्कस किया है। लास्ट सेशन के अंदर हमने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, शेल और सॉलिड स्फीयर, उनकी वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी है उसका रिलेशन देखा और उनका वेरिएशन देखा। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए, अगर हम एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को सिंपल वर्ड्स में समझें तो देखिए, हमें पता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो उसका एक्सलेशन आएगा। जैसे हम अज्यूम करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और इस पे अगर हम फोर्स लगाएं f, तो इसमें जो एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सलेशन क्या होगा? तो न्यूटन्स लॉ से बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जो फोर्स होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। यानी एक्सलेशन हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सलेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम एक्सलेशन डिफाइन करते हैं। वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मोशन जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हो रहा है ना, जैसे ये कोई मास है स्मॉल m, इस पे कोई ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है एफ जी, तो उस वजह से जो इसका एक्सलेशन होगा उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, ओके, दैट कॉल acceleration of any object due to gravitation force is defined as acceleration due to gravity, है ना। तो इसको हम नॉर्मली g से डिनोट करते हैं, तो g इज इक्वल टू हमें मिलेगा फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स अपॉन उस ऑब्जेक्ट का मास। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स की वैल्यू पता है तो हम यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है उस अर्थ मतलब किसी भी प्लानिट पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या डिफाइन किया है, एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल कॉज्ड बाय ग्रेविटेशन फोर्स एट द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटी की वजह से किसी ऑब्जेक्ट का एक्सलेशन इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशन एक्सलेशन। ठीक है, तो इसका रिलेशन क्या होगा? तो देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें, है ना, इसी चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स जो होगा उस ऑब्जेक्ट का, वो फोर्स कितना होगा? अगर हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस प्लैनेट पे है ना, और इस प्लैनेट का मास जो है वो कैपिटल M, ओके, और इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल R है, और इसकी, है ना, इस ऑब्जेक्ट की सरफेस से डिस्टेंस जो है, हाइट जो है वो h है। ठीक है, और सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, तो देखिए उस ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा एफ जी, वो कितना होगा? वो होगा जी एम स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, है ना। यहाँ पे फोर्स जो देखते हैं वो हम सेंटर से देखते हैं, तो सेंटर से डिस्टेंस जो है उस ऑब्जेक्ट की वो होगी स्मॉल आर। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच होगा, तो उसे तो हम बाद में रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एफ जी का रिलेशन ये है, तो ग्रेविटेशन एक्सलेशन का रिलेशन क्या होगा? वो होगा जी इज इक्वल टू एफ जी अपॉन एम, यानी जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, तो उस प्लानेट पे जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन है उसका रिलेशन हमें मिलेगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा उस प्लानेट के सेंटर की तरफ होगी। जैसे हम बात करते हैं अर्थ के लिए, तो अर्थ के लिए ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। इसी वजह से हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ, उसके सेंटर की तरफ एक्सलेट होता है। दूसरी बात यहाँ पे करें इसके मैग्नीट्यूड पे, तो इसका रिलेशन जो है वो फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी के जैसा ही है। उसमें भी हमने देखा था जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और जी का रिलेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जैसे यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर जी डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर जो हम बात करें स्मॉल जी की, ग्रेविटेशन एक्सलेशन की, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो यहाँ पर मास पे डिपेंड कर रहा है ना, कैपिटल एम पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के, है ना। तो जो डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो उतना कम होता जाएगा। तो ये तो हम जनरल बात कर रहे थे किसी भी प्लानट के लिए। किसी भी प्लानट के लिए ग्रेविटेशन एक्सलेशन का रिलेशन जो है वो ये होगा, यहाँ पे आर जो है उसकी सेंटर से डिस्टेंस होगी।
अगर हम अर्थ के लिए बात करें कि अर्थ के लिए ग्रेविटेशन एक्सलेशन कितना होगा फॉर अर्थ, तो देखिए अर्थ के लिए हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। अगर हम नियर अर्थ सरफेस की बात करें, एक काम करते हैं, हम बात करते हैं नियर अर्थ सरफेस। देखिए अगर हम यहाँ पर अर्थ सरफेस की बात करें कि अर्थ सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर एच जो है, ये हाइट है, एच जो है इज लेस देन कैपिटल आर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में स्मॉल आर जो है वो हम आर ई के बराबर लिख सकते हैं। तो अगर अर्थ सरफेस की पे बात करें तो जी ऑन सरफेस वो कितना होगा, वो होगा जी एम ई। एम ई जो है वो मास ऑफ अर्थ होगा, और स्मॉल आर की जगह हम आर ई लिख सकते हैं। तो सरफेस पर वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वाला रिलेशन जो है वो हम अर्थ सरफेस या नियर पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं जी एम और आर ई की, तो यहाँ पे हमारे पास जो अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन की वैल्यू मिलती है वो होती है 9.8, ओके, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स अर्थ सेंटर, ठीक है। ये हमारे पास होगा सरफेस पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन का रिलेशन, ठीक है। तो अभी हमने देखा सरफेस पे जो रिलेशन हमने देखा था, सरफेस पे क्या रिलेशन आया था, वो आया था जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आर जो है वो रेडियस है, ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है, ये रिलेशन जो है वो हम डेंसिटी की फॉर्म में भी देखते हैं। अगर हमें किसी प्लानट के लिए बोला हुआ है कि प्लानट का मास जो है वो गिवन नहीं है, उसकी डेंसिटी रो है और उसकी रेडियस जो है वो आर है, तो उस कंडीशन में ग्रेविटेशन एक्सलेशन का रिलेशन क्या होगा सरफेस पे। तो जी ऑन सरफेस अगर डायरेक्ट देखें तो हम यहाँ पे मिलेगा जी सरफेस इज इक्वल टू जी अपॉन आर स्क्वायर। देखो मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रिलेशन मिल रहा है जी सॉरी जी स्मॉल सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, रो 4 पाई/3। तो एक काम करते हैं, इसको पूरा लिख लेते हैं, ये आएगा 4/3 पाई जी रो आर, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन आएगा, ये हमारे पास सरफेस पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन का रिलेशन आएगा, ठीक है। अगर किसी और पॉइंट के लिए होगा तो वो भी हम देख सकते हैं। अगर यहाँ पे अर्थ सरफेस पे ना हो, डेंसिटी रो दी हुई है, कैपिटल आर दिया हुआ है और यहाँ से कोई डिस्टेंस आर पे दिया हुआ है, तो डेंसिटी की फॉर्म में अब भी यहाँ पे लिख सकते हैं, वो हमारे पास आएगा जी इज इक्वल टू जी अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर रो इंटू 4/3 पाई, पाई टोटल वॉल्यूम आएगा आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन है वो जो प्लैनेट की बात कर रहे हैं उसके मास और रेडियस पे तो डिपेंड करती है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स है जहाँ पर ये ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो अफेक्ट होता है। तो कॉमन अगर हम देखें तो पहला जैसे कि शेप ऑफ अर्थ हम बात कर रहे हैं अब अर्थ के रेस्पेक्ट में, वैसे ये वाला जो है वो अदर प्लैनेट के लिए भी अप्लाई हो सकता है। अगर हम अर्थ के केस में देखें, है ना, जितने भी इफेक्ट हैं तो उसमें हम क्या देखेंगे, पहला जैसे हम अगर डिस्कस करें शेप ऑफ अर्थ, तो हमें पता है जो अर्थ का शेप होता है वो थोड़ा कुछ इस तरीके से होता है ना। ये हमारे पास होगी रेडियस ऑन पोल्स और ये होगी रेडियस ऑन इक्वेटर। तो हमें पता है रेडियस ऑन इक्वेटर जो है दैट इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल। देखिए हमारे पास जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर रेडियस ज़्यादा है तो ग्रेविटेशन एक्सलेशन कम होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अर्थ के इक्वेटर पे जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन होता है दैट इज लेस देन ग्रेविटेशन एक्सलेशन एट पोल, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करें इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो होगा वो कम होगा और पोल्स पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ का इफेक्ट क्या आता है कि ग्रेविटेशन एक्सलेशन पोल पे जो है वो ज़्यादा है और इक्वेटर पे कम। तो इसको जैसे सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपको 1 kg गोल्ड परचेस करना है,
तो आप कहाँ परचेस करेंगे, पोल पे या इक्वेटर पे? तो अब देखिए दोनों कंडीशन में हम देखें तो हम ये चाहते हैं कि जो गोल्ड है उसका ज़्यादा अमाउंट जो है वो हमें मिले। दोनों कंडीशन पे अगर हम वेट कर रहे हैं तो हम वेट जो है वो दोनों कंडीशन में सेम होगा, तो वेट होगा W इजिकल टू एम जी। ठीक है, तो देखिए इक्वेटर पे अर्थ पे जो वेट है वो तो दोनों कंडीशन में सेम है ना, यानी कि यहाँ पर एम जी जो है उसका कोफिशिएंट जो है वो उनका जो इन दोनों का जो कांस्टेंट प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, यानी होगा कि अगर जी जो है वो ज़्यादा होगा तो मास कम होगा, और अगर जी कम हुआ तो मास जो है वो ज़्यादा होगा। हमें चाहिए कि मास ज़्यादा हो, तो मास ज़्यादा हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो कम होना चाहिए। यानी आप इक्वेटर पे गोल्ड परचेस करेंगे तो हमें ज़्यादा अमाउंट के अंदर गोल्ड मिलेगा और पोल पे कम अमाउंट में मिलेगा। ठीक है, तो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो अब हम कुछ और रिलेशन देखेंगे रिलेटेड टू ग्रेविटेशन एक्सलेशन, और उसके बाद डिटेल में स्टडी करेंगे उन सभी फैक्टर्स को जिसकी वजह से जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन है उसकी वैल्यू अफेक्ट होती है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 से। देखिए हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें बोला है कि द रेशियो ऑफ वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ सरफेस टू दैट ऑन सरफेस ऑफ अ प्लानिट इज 9:4। ठीक है, तो यहाँ पर वेट जो है वेट का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, हमें बोला हुआ है द मास ऑफ प्लानिट इज 1/9 ऑफ अर्थ इफ आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, अर्थ रेडियस जो है वो कैपिटल आर गिवन है, व्हाट इज रेडियस ऑफ प्लानिट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अर्थ की रेडियस के रेफरेंस में बताना है कि वो जो प्लानिट है उसकी रेडियस क्या होगी। ठीक है, देखिए डेटा जो हमें दिया हुआ है, हमें बोला है कि दोनों ऑब्जेक्ट के लिए बात की जाए तो वेट वेट जो होता है वो होता है मास अपॉन ग्रेविटेशन एक्सलेशन, और हमें ये चीज़ पता है कि मास जो होता है वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। मतलब जब हम उस मास को अर्थ पे रखें या किसी और प्लानिट पे रखें, मास जो है वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे वेट जो होगा W ऑन अर्थ जो होगा वो होगा mge, और W ऑन प्लानिट जो है किसी और प्लानिट पे होगा mgp। तो यहाँ पर इन दोनों का जो रेशियो होगा वो ही यहाँ पर उनके ग्रेविटेशन एक्सलेशन का रेशियो होगा, यानी W वेट ऑन अर्थ वेट ऑन प्लानिट वो होगा G ऑन अर्थ अपॉन G ऑन प्लानिट, वो हमें गिवन है यहाँ पर 9:4। ठीक है, तो एक तो ये डेटा हमें गिवन है। ठीक है, और हमें यहाँ पे बोला है कि मास ऑफ प्लानिट इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ अपॉन 9। ठीक है, तो ये दो डेटा जो है वो हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें पूछा है बताइए कि जो रेडियस है रेडियस ऑफ प्लानिट जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो देखिए हमने जो ऊपर रिलेशन देखा है फर्स्ट वाला रिलेशन, इसके अंदर हम क्या रख सकते हैं, तो हमें पता है ग्रेविटेशन एक्सलेशन का रिलेशन होगा वो होगा Gm/r²। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे देखेंगे GE/GP इज इक्वल टू GME/RE²/GMP/RP², यानी GE/GP इज इक्वल टू, देखो जी से जी हट जाएगा, ये हमें मिलेगा मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ प्लानिट इनटू रेडियस ऑफ प्लानिट स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ प्लानिट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलेगा मास ऑफ प्लानिट अपॉन मास ऑफ अर्थ इनटू ग्रेविटेशन एक्सलेशन ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन ऑफ एक्सलेशन ऑफ प्लानिट। ठीक है, और दोनों तरफ रूट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर देखते हैं RP/RE, यानी सिंपल R लिख लेते हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ प्लानिट अपॉन मास ऑफ अर्थ। ठीक है, ये हमें गिवन है 1/9। देखिए सेकंड रिलेशन से देखिए मास ऑफ प्लानिट अपॉन मास ऑफ अर्थ वो हमें दिया हुआ है 1/9 इनटू ग्रेविटेशन एक्सलेशन ऑफ अर्थ अपॉन ग्रेविटेशन एक्सलेशन ऑफ प्लानिट वो हमें दिया हुआ है 9/4। तो देखिए 9 से 9 हट जाएगा, ये हमें मिलेगा RE/R² इज इक्वल टू 1/4। दोनों तरफ रूट कर देंगे तो हमें मिलेगा RP/R इज इक्वल टू 1/2, यानी यहाँ से हमें मिलेगा रेडियस ऑफ प्लानिट इज इक्वल टू R/2।
ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी। ठीक है, उस प्लैनेट की जो बात कर रहे हैं उसकी रेडियस जो है वो अर्थ की रेडियस की हाफ होगी। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन हमें यहाँ पे बोला है कि एग्जाम्पल 8 के अंदर द मास एंड द डायमीटर ऑफ प्लैनेट आर 3 टाइम्स द रिस्पेक्टिव वैल्यू फॉर अर्थ। मतलब उस प्लैनेट के लिए जो बात कर रहे हैं तो उसके लिए मास जो है वो डायमीटर जो है वो दोनों ही 3 टाइम्स है जो अर्थ की वैल्यू के। ठीक है, तो हमें बोला हुआ है द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ 2 सेकेंड, द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सेम पेंडुलम ऑन प्लैनेट वुड बी। तो देखिए यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि एक प्लैनेट है जहाँ पर हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है कि अर्थ का उसका जो मास है, उस प्लैनेट का मास जो है वो अर्थ मास का 3 टाइम है, और वहाँ की जो रेडियस है वो अर्थ रेडियस की भी 3 टाइम है। ठीक है, हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर अर्थ पे हम देख रहे हैं तो अर्थ पर जो उस पेंडुलम है उस पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड है, तो उस प्लानेट पे जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहले हम रिलेशन देखते हैं ना कि आपके पास टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होता है। वो होता है 2 पाई रूट L/G। कोई भी सिंपल पेंडुलम के लिए बात करें, अगर लेंथ L है और ये कोई बॉब इससे कनेक्टेड है तो इसके लिए जो टाइम पीरियड का रिलेशन होता है वो होता है T = 2 पाई रूट L/G। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो T है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G है। ठीक है, तो अब हमें पूछा है बताइए वहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि वहाँ उन दो प्लैनेट्स अर्थ और उस प्लैनेट के बीच की बात की जाए तो वहाँ पर ग्रेविटेशन एक्सलेशन का रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है G होता है Gm/r²। तो अगर हम कहें कि ग्रेविटेशन एक्सलेशन और अर्थ अपॉन ग्रेविटेशन एक्सलेशन ऑन प्लैनेट, वो हमें मिलेगा Gme/r²/3me/3re²। ठीक है, हमने उनके वैल्यूज जो है वो डायरेक्टली पुट कर दिए। तो देखिए हमें क्या मिलेगा Gme/re² × 9। ओके, 9re² / 3 Gme। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सलेशन ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन एक्सलेशन ऑफ प्लैनेट, वो देखिए क्या आएगा। ये हमें मिलेगा, देखिए R² GME से GME, तो ये हमें मिला 3। ठीक है, तो ये तो हमारे पास दोनों की ग्रेविटेशन एक्सलेशन में रिलेशन आ गया। अब हम देखते हैं टाइम पीरियड में रिलेशन। तो टाइम पीरियड ऑन प्लैनेट अपॉन टाइम पीरियड ऑन अर्थ, उसका रिलेशन हमें मिलेगा √G/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो G ऊपर लिख लेंगे और G ऑफ प्लैनेट जो है वो नीचे लिख लेंगे। यानी प्लैनेट पे जो ग्रेविटेशन टाइम पीरियड का रिलेशन होगा वो होगा टाइम पीरियड ऑन अर्थ इंटू √GE/G/P। यानी टाइम पीरियड हमें मिलेगा TP = 2 सेकेंड दिया हुआ है अर्थ पे, ग्रेविटेशन एक्सलेशन ऑन अर्थ अपॉन ग्रेविटेशन एक्सलेशन ऑन प्लैनेट, उसका रेशियो जो है वो हमें 3 मिला है, तो उसको हम यहाँ पे लाके पुट कर लेते हैं कि हमें मिलेगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास उस प्लैनेट पे जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2√3 सेकेंड। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा डी। तो अब हम देखते हैं वेरिएशन इन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने देखा था ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो उस प्लैनेट के मास के प्रोपोर्शनल और उस ऑब्जेक्ट की, जिस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बट इसके अलावा भी और फैक्टर्स हैं जिन पर ग्रेविटेशन एक्सलेशन डिपेंड करता है, जैसे कि एल्टीट्यूड। अगर हम अर्थ सरफेस से हाइट पे जाते हैं, यानी किसी प्लैनेट की सरफेस से अगर हाई जाते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो चेंज होता है, क्योंकि वो पॉइंट जो है वो उसके सेंटर से दूर जा रहा है। वैसे हम देखते हैं कि डेप्थ पे अगर हम वहाँ पे सरफेस से अंदर की तरफ आएँ, जब भी हमारे पास डिस्टेंस जो है वो चेंज होगी, तो उसकी वजह से ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो चेंज होता है। इसके अलावा एक इफेक्ट होता है रोटेशन। अगर प्लैनेट जो है वो जब रोटेट करेगा तो हमें पता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कुछ और आएगा, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स के साथ एक और फोर्स वहाँ पे इंक्लूड होता है, तो उसकी वजह से भी वेरिएशन आता है। तो हम इन सभी फैक्टर्स को इंडिविजुअली
डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थ सरफेस से हाइट पे है ना, ड्यू टू एल्टीट्यूड जो है वो क्या चेंज आते हैं। तो हमने अज्यूम किया ये कोई भी प्लानेट है। इस प्लानेट का मास जो है वो मास है m, ठीक है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस प्लानेट के सेंटर से r डिस्टेंस पे, ये यहाँ पर अर्थ सरफेस से कितने डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है। यहाँ पे कोई पॉइंट p है या कोई पॉइंट b है, तो हमें फाइंड करना है कि पॉइंट बी पर ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए सरफेस पे कितना होगा। तो अगर हम ग्रेविटेशन एक्सलेशन ऑन सरफेस देखेंगे तो सरफेस पे हमें रिलेशन मिलेगा जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर जो है वो, सॉरी कैपिटल आर जो है वो उस प्लानेट की रेडियस है, ठीक है। तो अगर हम सरफेस से एच हाइट पे यानी सेंटर से आर डिस्टेंस पे बात करेंगे तब ग्रेविटेशन एक्सलेशन कितना होगा, तो उसको हम लिखते हैं जी डैश। तो जी डैश होगा वो होगा जी एम, क्योंकि मास ऑफ प्लानेट तो सेम है, तो जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्मॉल आर को हम लिख सकते हैं कैपिटल एच प्लस आर, है ना, सिंपल, या तो आर प्लस एच, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें जी डैश का रिलेशन मिलेगा, जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशन एक्सलेशन का रिलेशन जो है वो हमें ये मिलेगा, यहाँ पे एच जो है वो फ्रॉम सरफेस है, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला भी देखा है इसके और अदर फॉर्म आ सकते हैं। देखिए कैसे, हम इसमें से क्या कर सकते हैं, नीचे वाले में से आर जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। तो जी डैश जो है वो हमें मिलेगा जी कैपिटल एम अपॉन, ठीक है, नीचे से अगर हम आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे वो बाहर आएगा, वो आएगा आर स्क्वायर, और हमें मिलेगा 1 + h अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए जी एम अपॉन आर स्क्वायर जो है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर हमने देखा है वो अर्थ सरफेस पे या किसी भी प्लानेट के सरफेस पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहेंगे जी डैश इज इक्वल टू हमें मिलेगा जी अपॉन 1 + h अपॉन आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो किसी एल्टीट्यूड पे बात करेंगे तो एल्टीट्यूड पे ग्रेविटेशन का एक्सलेशन होगा वो ये होगा, ठीक है। ये है यूनिवर्सल, मतलब कितनी भी डिस्टेंस है उस कंडीशन पे ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले के अंदर कुछ कंडीशन रखी जा सकती है। कंडीशन कैसी, अगर हम यहाँ पे देखें कि जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस की जो रेडियस होती है या किसी भी अर्थ सरफेस की रेडियस से ही कंपेयर करें अगर, तो जो रेडियस होती है वो होती है 6400 किलोमीटर। और अगर हमारे पास हाइट जो है वो 10 15 20 25 100 किलोमीटर है, तो उस कंडीशन पे इसका अगर हम कंपेयर करें तो ये वैल्यू जो है वो काफ़ी कम है। यानी अगर हम अप टू 64 किलोमीटर की भी बात करें तो ये डिफरेंस जो है वो काफ़ी कम है। तो उस कंडीशन पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आता। अगर हम देखें h/r तो वो अप्रोक्सीमेट 0 ही आएगा। तो हम क्या देखते हैं अप टू, है ना, हम एक जस्ट सिंपल डेटा ले रहे हैं, अप टू 64 किलोमीटर का देखें तो हम देखते हैं कि जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता, नेग्लिजिबल चेंज आता है। तो अप टू 64 किलोमीटर जो है हम ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो होता है वो उतना ही लेते हैं जितना सरफेस पे होता है। इसका रीज़न ये है कि इतनी हाइट तक भी हम जाते हैं तो वहाँ पर ग्रेविटेशन एक्सलेशन में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता। तो हम अर्थ सरफेस के नियर अगर देखेंगे तो इतना रिलेशन होता है। हाँ, अगर हम बात करते हैं अप टू, है ना, 64 से ऊपर अप टू 640 किलोमीटर, ठीक है, मतलब टोटल का जो है वो अप्रोक्सीमेट 10% है ना, टोटल अर्थ सरफेस अर्थ रेडियस का 10% है। तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, तो उसके लिए हमारे पास अलग रिलेशन जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए उस कंडीशन में क्या होगा, है ना, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब हमारे पास एच जो है वो लेस देन कैपिटल आर है तो उस कंडीशन पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन का रिलेशन क्या होगा, है ना। ये कंडीशन याद रखनी है जब हमारे पास एच जो है वो काफ़ी कम है। तो हम इसको लिख सकते हैं जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 + h/r⁻²। देखिए यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम।
बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है वो एक बार देख लेते हैं। अगर हमें दिया हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर n, है ना, और यहाँ पे हमें पता है कि जो x है दैट इज लेस देन 1, तो उस कंडीशन में, है ना, हम क्या देखेंगे, 1 प्लस एक्स जो है उसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन इंटू एक्स। यहाँ पे पावर जो है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बाइनोमियल थ्योरम लगाए तो बाइनोमियल थ्योरम, तो देखिए यहाँ पे हमें रिलेशन मिलेगा जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2h/r। ये हमारे पास सेकेंड रिलेशन आया। पर याद रखिएगा ये सेकेंड रिलेशन जो है वो कंडीशनल है। जब हमारे पास एज की वैल्यू कम होगी तब हम ये सेकेंड वाला रिलेशन जो है वो यूज़ करेंगे, है ना। अगर यहाँ पर चेंज काफ़ी ज़्यादा है या जो एज है, हाइट है, वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उस कंडीशन पे फर्स्ट वाला रिलेशन हम यूज़ करेंगे। और अगर हमें बोला हुआ है कि जो चेंज है वो काफ़ी कम है या फिर बोला जाए हाइट जो है वो कम है, तो उस कंडीशन में हम सेकेंड वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें बोला जाए कि बताइए वो हाइट जहाँ पर जी की वैल्यू जो है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू की बाई 10 हो गई, है ना। या फिर सिंपली एक बार समझते हैं कि जो हमने रेंज देखी उसमें ही देख लेते हैं। हमने देखा कि एज की वैल्यू जो है वो 640 किलोमीटर है, वहाँ तक हम जो है वो वाला रिलेशन यूज़ करते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि अगर एज इज इक्वल टू 640 किलोमीटर है तो वहाँ पर जी डैश जो है वो क्या होगा। तो इसको एज ए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, तो उस कंडीशन पे जो हमने रिलेशन देखा वो है जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h/r। तो इतनी हाइट तक जी का चेंज कितना आ रहा है, तो आएगा जी इंटू 1 - 2, एच की वैल्यू 640/6400। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है जी इंटू 1 - ठीक है, ये आएगा 10 टाइम यानी 1/5, यानी जी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितनी आ रही है 5 - 1 यानी 4/5 जी, यानी जी डैश जो हमें मिलेगा, जी डैश वो हमें मिलेगा 0.8 जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंज है वो कितना आ रहा है, डेल्टा जी परसेंटेज वो अप्रोक्सीमेट आ रहा है 20%। 20%, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब तक हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सलेशन में चेंज जो है वो 20% है तब तक हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। अगर ग्रेविटेशन एक्सलेशन में चेंज जो है वो 20% से ज़्यादा है तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें बोला जाए कि बताइए वो हाइट जहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो अर्थ सरफेस की हाफ हो जाती, तो अपने आप समझ में आएगा कि यहाँ पर अगर यहाँ पर वैल्यू जो है ग्रेविटेशन एक्सलेशन की वैल्यू हाफ हो रही है तो ये 50% का चेंज है, यानी कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला काम आएगा। अगर हमें बोला जाए कि अर्थ सरफेस जो है वो अर्थ सरफेस का जो उस पॉइंट पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो सरफेस का बाय 10 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चेंज जो है वो कितना है 10%। ठीक है, तो यहाँ पर g/10 है तो यहाँ पर हम जो है वो सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो सेकेंड वाला ये जी डैश इजिकल टू g/10 होगा, यहाँ पर हम फर्स्ट वाला रिलेशन यूज़ करेंगे ना, क्योंकि चेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, g/10 हो चुका है। जब तक 4/5 जी है ना अप टू है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे इस जो सेकेंड वाला रिलेशन है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ रिलेशन। देखिए अभी जो चीज़ हमने देखी उसको हम इलस्ट्रेशन से समझते हैं। यहाँ पे मैं बोला है कैलकुलेट हाइट अबव अर्थ सरफेस एट द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस टू हाफ इट्स वैल्यू ऑफ ऑन सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, तो एक बात समझिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो हाफ हो चुकी है, यानी जो जी डैश जो है दैट इज इक्वल टू g/2, है ना। वैल्यू में चेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उस कंडीशन पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो फर्स्ट वाला है वो, यानी ये आएगा हमारे पास g/1 + h/r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इस रिलेशन को हम सॉल्व करते हैं। जी डैश जो है वो हमें गिवन है g/2 इज इक्वल टू जी, ओके, g/1 + h/r का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/2 इज इक्वल टू 1/1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस एच अपॉन आर इज इक्वल टू √2, यानी एच अपॉन आर इज इक्वल टू √2 माइनस 1, यानी एच इज इक्वल टू आर इंटू √2 माइनस 1। यहाँ इस साइड पे हम देखेंगे तो ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो सरफेस का हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम √2 की वैल्यू भी पुट करें तो √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हाइट मिलेगी एच इज इक्वल टू आर इंटू 1.414 माइनस 1, यानी अर्थ रेडियस का अगर हम देखें तो एच इज इक्वल टू जो है वो 0.414 इंटू आर। ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो होगा वो सरफेस के ग्रेविटेशन एक्सलेशन का हाफ हो जाएगा। ओके, ऐसा एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, द हाइट एट विच वेट ऑफ बॉडी बिकम 1/16 इट्स वेट्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने देखा, बस यहाँ पे हमें बोला है कि ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है ना, वो 1/16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये चेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 16 दिया हुआ है, तो हम रिलेशन यूज़ करेंगे जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ये हमें मिलेगी जी से जी हट जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, या हम लिख सकते हैं 1 प्लस एच अपॉन आर इज इक्वल टू रूट किया 16 का तो ये आएगा 4, यानी एच अपॉन आर इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर एच अपॉन आर इज इक्वल टू 3 मिला, यानी एच इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3r। यानी इस प्लानेट की सरफेस अगर हम कहेंगे तो सरफेस से 3r की हाइट पर हम देखेंगे तो ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो होगा वो सरफेस की वैल्यू के 1/6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, अगर यहाँ पे हाइट की जगह बोला होता कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होगा तो उस कंडीशन पे होता ऑप्शन डी, बट यहाँ पे हाइट पूछा हुआ है तो करेक्ट आंसर होगा सी। ओके।